सरस्वती को भी पुष्पार्चन करें। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन कर रहे हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव जी का। भूपेंद्र जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम सबको आदरणीय भूपेंद्र जी का उद्बोधन जो ये आत्मनिर्भर बजट आया है इस पर मिलेगा। माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी। बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत दिल्ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, इस प्रांगण में। कौशल जी और भूपेंद्र गोटवाल जी भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज बजट आने के बाद जो ये देश के लिए आत्मनिर्भर बजट आया है उस विषय को लेकर के आज आदरणीय भूपेंद्र जी हम सबके बीच में अपना वक्तव्य देने के लिए पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं अंगवस्त्र भेजकर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। तालियां जोरदार लगनी चाहिए मित्रों। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जय पांडा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी से निवेदन कर रहा हूं उनको अंगवस्त्र भेंटकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। राजन जी जोरदार तालियों से हम पांडा जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश की सह प्रभारी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई भूपेंद्र गोटवाल जी से निवेदन कर रहा हूं उनका अभिनंदन स्वागत करें। भूपेंद्र गोटवाल जी जोरदार तालियों से हम डॉक्टर अलका गुर्जर जी का अभिनंदन स्वागत करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं। मैं पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई कौशल मिश्रा जी से निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष जी का अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन स्वागत करें। जोरदार तालियों से अध्यक्ष जी का अभिनंदन। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली इतिहास की आवाज उठाने वाले उन लोगों की हर समस्या में साथ रहने वाले हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और कार्यालय मंत्री हुकुम सिंह जी से निवेदन कर रहा हूं कि उनका अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम आदरणीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी का अभिनंदन स्वागत करें। साइड हो जाओ। आज केंद्र में बजट आने के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट आया है और खाली कहने की ही बात नहीं है। अगर डिफेंस सेक्टर की 68% खरीद भारतीय कंपनी
कंपनियों से होगी, ऐसा अगर बजट में तय किया है तो निश्चित तौर से ये देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट ही है। इस व्याख्यानमाला इसलिए कह रहा हूं कि आज आदरणीय भूपेंद्र जी का उद्बोधन हमें मिलेगा इस विषय पर। हम सभी जिलों में भी इस विषय को लेकर के छोटे छोटे सेमिनार करने वाले हैं, जिसका शुभारंभ आज मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का यहाँ पर रहेगा। सर्वप्रथम मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अध्यक्षीय भाषण दें और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष। धन्यवाद जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच में है और अभी कुछ समय पहले उन्होंने दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भारत की बने और इसके लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसके बारे में वो आज पार्टी कार्यालय में ये जो व्याख्यान माला है उसको मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे प्रभारी आदरणीय वैजयंत पांडा जी भी हैं, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी भी हैं, हमारे विधानसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी और प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण मंच पर हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे दिल्ली के प्रमुख बुद्धिजीवी, सीए, इंटेलेक्चुअल सेल, सीए सेल और इंडस्ट्री सेल, व्यापार प्रकोष्ठ, लीगल सेल, बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ आए हैं और उनके माध्यम से दिल्ली में जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, आत्मनिर्भर बजट, उसकी खूबियों के बारे में माननीय भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से हम लोग उन बातों को प्रचारित करेंगे। यहाँ सोशल मीडिया और मीडिया के भी बंधु हैं, उपस्थित सभी साथियों, भाइयों और बहनों, विस्तार से हमें माननीय भूपेंद्र जी बताएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब से ये बजट प्रस्तुत किया गया है और पिछले गत 7 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो देश की आम व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार हो और देश प्रगति के रास्ते पर चले, मजबूत आधार इंफ्रास्ट्रक्चर बने और किसान, कृषि के क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, महिलाएं हो, युवा हो, प्रोफेशनल्स हो और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, ऐसा एक बजट प्रस्तुत किया गया है। जहां एक और इस बजट में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं पर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करने का निश्चय किया गया है। वहीं देश के अंदर किसानों को एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा खरीद करके उनको सहूलियत देने की बात कही गई है। वहीं हाईवेज बनाने के लिए भी एक संकल्प जो 25,000 किलोमीटर का संकल्प लिया गया है और इसके साथ साथ ही जो हमारे युवा साथी काम करते हुए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी संकल्प लिया गया है।
और इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बजट पर संबोधित करते हुए कहा था कि इसके माध्यम से जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते लेकिन पढ़ना चाहते हैं काम करते हुए, तो वो डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हैं। तो भारत विकास की राह पर जो अमृत काल चल रहा है, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि 75 वर्ष पूरे हुए और 100 वर्ष पर हमारा देश, हमारा एक एक गांव में वो सुविधा होगी जो शहर के अंदर सुविधा है, तो हमारा जो गांव से पलायन है वो रुकेगा, रोजगार वहां मिलेगा और हमारा देश पूरा विकसित होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इस बजट के अंदर जो बातों का निश्चय किया गया है, निश्चित रूप से हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस बजट की खूबियों को, इस बजट की बातों को हम ज्यादा से ज्यादा आगे प्रचारित करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। भारत माता की जोरदार आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। मैं मानता हूँ आज हमने इंटेलेक्चुअल्स की बीट यहाँ पे रखी है, लेकिन भारत माता हम जोर से बोल ही सकते हैं सब लोग, भारत माता की। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय जय पांडा जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ अपनी बात रखें। आदरणीय जय पांडा जी। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी, प्रदेश की सह प्रभारी माननीय अलका गुर्जर जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, उपाध्यक्ष माननीय राजन तिवारी जी, महामंत्री माननीय हर्षदीप मल्होत्रा जी, माननीय कौशल मिश्र जी, यहाँ सभी उपस्थित पदाधिकारीगण और वरिष्ठ व्यक्तिगण, आज इस बुद्धिजीवी सम्मेलन के विषय के बारे आदेश जी बोल चुके हैं। मैं कम ही बोलूंगा। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं भूपेंद्र जी के उद्बोधन सुनने के लिए। मैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस साल का जो बजट, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है और पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं विभिन्न बजट के द्वारा, जैसे जीएसटी हो, ऐसे मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि इस साल ऐतिहासिक है, यहां जितने फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, व्यवसायी हैं, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चुनावी माहौल में इस बजट को पेश करने के लिए जो साहस जरूरत था, वो आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये बजट राष्ट्रहित में है, ये बजट जनहित में है, ये बजट भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, लेकिन एक नया दिशा में, जहां लॉन्ग टर्म मजबूती को कई गुना बढ़ाएगा। इसके बारे हम आज भूपेंद्र जी से सुनेंगे। मैं आपको लेकिन एक निवेदन करके समाप्त करूंगा। निवेदन यह है
कि इस बजट की जो ऐतिहासिक निर्णय सब है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, कृषि क्षेत्र में हो, डिजिटल इकोनॉमी में हो, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब लोगों के पास पहुंचाने के लिए हमारी भी कर्तव्य है। मीडिया में बहुत समय, काफी समय जो चर्चा होते हैं वो सही ढंग से इसको एम्फसाइज नहीं कर पाते हैं। हमारे जो विपक्ष हैं वो तो भ्रम फैलाते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन इस बजट का द हिस्टोरिक नेचर ऑफ दिस बजट, द वेरी क्रूशियल टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस बजट के बारे हमें जनता के पास पहुंचाना चाहिए, ना केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, लेकिन नागरिक के नाते ये हमारा कर्तव्य होता है लोगों के पास पहुंचाने के लिए। मैं और इस पर नहीं कहूंगा, मैं स्तंभ लिखता हूं, मैं आने वाले हफ्ते में मेरा एक स्तंभ निकलेगा जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूं, और इतना ही कहकर मैं निवेदन करूंगा हमारे आज मुख्य अतिथि, वरिष्ठ नेता, मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी को कि वो अपने उद्बोधन रखे। भारत माता की मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय आदेश गुप्ता जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के हमारे प्रभारी सम्माननीय जय पांडा जी, दिल्ली की हमारी सह प्रभारी बहन अलका जी, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और दिल्ली के प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय रामवीर विधूड़ी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सभी प्रबुद्धजन। ये एक संयोग है कि आज वसंत पंचमी है और आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली का मौसम इस महीने कुछ ज़्यादा ही ठंडा रहा है, तो आज आप सब एक साथ आए हैं तो थोड़ी धूप भी निकल गई, और ये धूप ऐसे ही निकली है जैसे बजट में भी एक लंबी ठिठुरन के बाद आने वाले भारत के लिए एक नई धूप खिली है, और उसको खिलाने का प्रयास हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी ने किया है, और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जो जय पांडा जी कह रहे थे कि साहसिक निर्णय लेने का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही सरकार को। जब 2014 में हम सरकार के अंतर्गत आए थे तो देश यूपीए के 10 साल के कुशासन से त्रस्त था। आज ही मुझे सुबह किसी ने पूछा था मीडिया में, जब मेरा विषय चल रहा था, कि 2014 और 19 को आप कैसे देखते हैं और 19 के बाद की सरकार को आप कैसे देखते हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार को संभाला था तो हम जानते थे कि सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से कम चलती थी और नेशनल एडवाइजरी बोर्ड से ज्यादा चलती। एक ऐसी सत्ता जिसको भारत की जनता ने संवैधानिक मान्यता नहीं दी, उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और इसलिए ऐसे लगता था कि निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय से होंगे या राष्ट्रीय एडवाइजरी बोर्ड से होंगे, और निर्णय होते ही नहीं थे। वो देश में पॉलिसी पैरालिसिस का युग। 14 से और 19 के कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े निर्णय आर्थिक जगत में लिए। देश में जीएसटी जैसा कानून आया
और जब जीएसटी का कानून आया तो लोग कहा करते थे कि जिस देश में एक बार जीएसटी आई वहां की तो सरकार को जाना ही पड़ता है। दुनिया के उदाहरण जयपंडा जी हमको पढ़ाया करते, यहाँ पर जीएसटी आई, यहाँ पे सरकार गई, यहाँ पर जीएसटी आई, यहाँ पे सरकार गई। जीएसटी भी आई, जीएसटी ढंग से भी लागू हुई। अभी निर्मला जी ने बजट को प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि जो तुरंत का आंकड़ा उनके पास था 1,40,000 करोड़ का जीएसटी का संग्रह हुआ, और जीएसटी लागू करने के बाद सरकार 303 सीटों के साथ वापस आई, क्योंकि ये नेतृत्व के मन की ताकत है। 1960 में हिंदुस्तान में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि देश में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का लॉ आना चाहिए। उसको लाने का काम पिछले कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, और पूरे देश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को टेक्नोलॉजी और डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने गरीब आदमी का फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सेस पहुंचाने के लिए जनधन अकाउंट को खोला, और 5 बुनियादी चीजें, सड़क हर गांव तक, बिजली हर गांव तक, शिक्षा की सुलभता, ये सबको, उज्ज्वला गैस, ये सबको, और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा आयुष्मान योजना का कार्यक्रम चलाया गया, और हर गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना का कार्ड दिया गया। और इसलिए 14 से 19 में गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाए गए, और उसी का कारण था कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी को 303 सदस्यों के साथ भारत की जनता ने एक सशक्त, संपन्न और मजबूत भारत बनाने का जनादेश दिया। और इसी का सबसे बड़ा परिणाम था कि 2019 में सरकार आने के बाद 5 अगस्त को धारा 370 को समाप्त करके मजबूत भारत की ओर कदम बढ़ाने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया। राम मंदिर जैसे विषय को, जिसमें न्यायालय का निर्णय आया, बिना किसी विवाद के साथ समाधान किया गया। लेकिन विगत 2 वर्षों में हमको पता है, सरकार आने के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड को भी सरकार ने भारत के नागरिकों के सहयोग के साथ, भारत के नागरिकों के जज्बे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ उसका भी मुकाबला किया। हम जानते हैं कि 2 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिन्होंने अपनी वैक्सीन का उत्पादन भी किया, और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण करने का अगर श्रेय जाता है तो ये भारत को जाता है। 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया। कोविड की महामारी के दौरान जब ऐसा लगता था कि सब कुछ ठप हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था का क्या होगा, महामारी के संकट से हम लोग किस प्रकार से निकलेंगे, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया, और उसी का परिणाम है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक सही पटरी पर आ रही है। इन सारी परिस्थितियों के बीच में 2022 का जो बजट माननीय निर्मला जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में ये प्रोग्रेसिव और पीपल फ्रेंडली बजट है। प्रोग्रेसिव इस मायने में कि हमारी आने वाली नौजवान पीढ़ी के आकांक्षाओं को और सपनों को पूरा करने वाला ये बजट। पीपल फ्रेंडली इस मायने में कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में देश की शक्ति बढ़ाने के साथ अपने जीवन में परिवर्तन के लिए जिन साधनों की, पॉलिसी की, नीतियों की आवश्यकता होती है, उनका भी समावेश इस बजट के अंतर्गत किया गया। और आज हम देश में एक लंबी गरीब कल्याणकारी योजना को अच्छे तरीके से लागू करने के बाद इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम
विकास के रास्ते को आगे बढ़ा सके। लेकिन विकास जो है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए। विकास गरीब का भी होना चाहिए, विकास शहर का भी होना चाहिए, विकास शहरी गरीब का भी होना चाहिए, और विकास उनका भी होना चाहिए जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अपने सपनों को आगे ले जाना है। और हमारी सरकार की नीति भी रही कि हमने देश के सामाजिक क्षेत्र में भी पिछली सरकार के समय में पिछड़े वर्ग के लिए उनको संवैधानिक आयोग देने का काम किया। वहीं जो सामान्य समाज है उसके भी जो लोग गरीब रह गए उनको भी 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया। क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान के दायरे में जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की संकल्पना को लेकर के हम चलते हैं तो यह आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को, उनकी तरक्की को सुनिश्चित किया जाए। इसलिए विकास के साथ साथ, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं, ये समावेशी विकास का भी बजट है और इसमें दोनों का सम्मिश्रण है, विकास भी है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी है। आगे बढ़ने का मार्ग भी है लेकिन उसके अंदर साथ लेकर चलने की एक संकल्पना भी है। दोनों को मिलाकर ही भारत में इस बजट की कल्पना की गई। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास कैसा होना चाहिए? विकास का अर्थ ये नहीं है कि कुछ लोगों को संपन्नता आ जाए। विकास का अर्थ ये है कि हम साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी के तरीके से विकास के उन मानकों को प्राप्त करें जो नए सोच, नए जमाने के अनुकूल। और इसलिए इस बजट में विकास के उन विषयों को ज्यादा बढ़ाया गया है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्यादा संचालित होते हैं। और टेक्नोलॉजी केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का अर्थ ये हो कि उससे प्रदूषण फैले। टेक्नोलॉजी ऐसी भी होनी चाहिए जो ग्रीन टेक्नोलॉजी ऐसी भी होनी चाहिए जो आने वाले समय के जलवायु परिवर्तन के संकट के का भी मुकाबला कर सके। टेक्नोलॉजी ऐसी भी होनी चाहिए जो कोई भारतीय अपना जीवन जिए तो खुली हवा में अच्छी सांस के साथ विकास भी हो, उद्योग भी हो, लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास। और इसलिए ये जो बजट है ये उस ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास के कारण जो हम ऊर्जा की क्रांति करना चाहते हैं, उस ऊर्जा की क्रांति का और क्लाइमेट एक्शन वाला बजट। और इसलिए देश में जो सबसे बड़ा विकास का मार्ग हम कर सकते हैं वो निजी निवेश की संभावनाओं को बढ़ा करके कर सकते हैं। और यही कारण है कि सरकार के द्वारा इस बजट में 4 प्रायोरिटी सेक्टर तय किए गए। जो पहला प्रायोरिटी सेक्टर तय किया गया कि देश में एक गति शक्ति के नाम का एक बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। गति शक्ति का अर्थ है कि देश के हमारे जो 7 बड़े सेक्टर्स हैं उनमें किस प्रकार से उन कंपोनेंट को तेज बढ़ाया जाए ताकि लोगों को आवागमन में, अपने साधन ले जाने में, अपने व्यापार का विकास करने में ताकत मिले। दूसरा जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसका पूरा विषय मैंने आपके सामने रखा। तीसरा प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और चौथा इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। ये चारों चीजों को अगर हम किसी भी देश के अंतर्गत लेकर के जाएंगे, अगर हमारे देश में गति शक्ति भी बढ़ेगी, गति शक्ति के साथ इंक्लूसिव इन्वॉल्वमेंट होगा और अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वो विकास ज्यादा सहायक होगा। और इसमें जो पहला विषय मैंने कहा है गति शक्ति। आखिर पूरे देश में हम व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, कुछ भी काम अगर हम करते हैं तो सबसे पहला विषय है कि देश में सड़कों का नेटवर्क ठीक होना चाहिए। और नेटवर्क ठीक होने का अर्थ ये है कि टाइमली प्रोजेक्ट पूरे होने चाहिए। इस देश में पहली सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी श्रेय जाता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में गोल्डन कॉरिडोर की स्थापना करी थी। और हमने देखा उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास आया। और इसलिए गति शक्ति के जो 7 मानक है उसमें पहला सड़क है, लेकिन सड़क के साथ साथ हमारे यहाँ माल ढोने के लिए रेलवे का बड़ा नेटवर्क है, तो दूसरा रेलवे का नेटवर्क है। और तीसरा, इसलिए जब सरकार हमारी 2014 में आई थी
तो देश में केवल 100 से कम एयरपोर्ट, आज देश में 165 से ज्यादा एयरपोर्ट है। आज बिहार में हम जाते हैं, कभी पटना ही जाया करते थे, अब दरभंगा का भी एयरपोर्ट शुरू हो गया है। कभी यूपी में जाया करते थे तो केवल लखनऊ और एक आध जगह होती, आज बरेली का भी एयरपोर्ट शुरू हो गया। आज देश भर में छोटे छोटे एयरपोर्ट का जाल बढ़ाने का काम हमने किया है। इसलिए गति शक्ति का जो तीसरा आयाम है वो एयरपोर्ट। लेकिन अगर सड़क चले, अगर सड़क के साथ रेलवे चले, एयरपोर्ट चले, तो उससे देश के विकास के मानक नहीं हो सकते। जो चौथा बड़ा विषय है मानक का, कि रेल भी तब चलेगी, सड़क भी तब चलेगी और एयरपोर्ट भी तब चलेंगे जब हमारा विदेश व्यापार के लिए हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे जो समुद्री बंदरगाह है, उनकी कैपेसिटी का विकास। तो जो चौथा मानक गति शक्ति का है वो हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, हमारे बंदरगाह है, उनका भी विकास है। और पांचवा जो सबसे बड़ा विषय है कि हमारे यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो व्हीकल पॉल्यूशन भी है। और इसलिए अगर व्हीकल पॉल्यूशन से हमें निजात पानी भी है, और हमारे अब तो बहनें बहुत कामकाजी महिलाएं जाती हैं, उनको भी आने जाने में, सब तो गाड़ी लेके नहीं जा सकते, इसलिए जो हमारा सार्वजनिक परिवहन है, आज देश के अलग अलग शहरों में हम लोग मेट्रो को विस्तरित कर रहे हैं। तो जो गति शक्ति का पांचवा मानक है, वो पांचवा मानक सरकार का ये है कि सार्वजनिक जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें इम्प्रूव हो। और जो छठा मानक है वो ये है कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। हमारे यहाँ कावेरी है, कृष्णा है, गंगा है। ये जो बड़ी नदियां हैं, इसमें जो हमारे जलमार्ग है, उसके द्वारा भी परिवहन अगर किया जाए तो सड़कों पे भी बोझ कम होगा। तो सरकार का छठा जो मानक है गति शक्ति का, वो हमारे जलमार्ग का है। और सातवां कि इतना अगर ट्रांसपोर्ट होगा, इतना अगर ट्रांसपोर्टेशन से सामान आएगा जाएगा, इतना व्यापार बढ़ेगा, तो आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उसके लिए एक लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा किया जाए। और ये जो सातों की परिकल्पनाओं को बजट में लाया गया है, ये मुझे लगता है कि नेशनल मास्टर प्लान जो भारत का किया गया है, ये बजट को प्रोग्रेसिव बनाता है। दूसरा एक और जो बड़ा विषय बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा किया गया है, आज के समय में हम सब लोग अपने घरों में जिस अनाज का प्रयोग करते हैं, वो सामान्यतः हम सब जानते हैं यूरिया और पेस्टिसाइड से जाकर के आता है। भविष्य में अगर हमें देश में नया एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना होगा तो प्राकृतिक खेती को बढ़ाना है। सरकार ने आम आदमी के जीवन में, उसके स्वास्थ्य में और हमारे देश के कृषि की जो परंपरागत प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती का अर्थ है ये हमारे हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ये जो अनाज है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बिना अनाज के रहता, ये रसायन मुक्त होना चाहिए। सरकार की एक बड़ी संकल्पना ऐसे प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती में एक नया विषय दिया गया है। और इसलिए किसानों को डिजिटली और हाईटेक सेवा से जोड़ने के साथ ही साथ किसानों की सहायता के लिए उनका जो उत्पाद है वो वैल्यू एडिशन होके बिके, इसके लिए सरकार के द्वारा स्टार्टअप की योजना की गई। इस देश में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे तो लगभग हमारे देश के अंतर्गत 99 एग्रीकल्चर की योजनाएं एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी। योजनाएं बनी हुई थी लेकिन वो लागू नहीं होती थी। अब सरकार में आने के बाद उन 99 परियोजनाओं में से 80% से ज्यादा 7 साल में उसको पूरा किया गया है। और अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से देश का जो हमारा बुंदेलखंड का भाग है, जो एक लंबे समय से सूखे का एक तरीके से पर्याय बन गया था, लोगों को पलायन करना पड़ता था। हम जानते हैं बुंदेलखंड का जो भाग है हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर से लगा हुआ भाग है। ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को सारे क्लियरेंस के बाद, सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, बजट में इसका प्रावधान किया गया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके क्रियान्वयन से
9.1 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वो एग्रीकल्चर के साथ वापस से जुड़ जाएगी। देश का जो बड़ा डार्क जोन बनने जा रहा है उसको वापस से हम हरियाली कर सकें। नहर आने के बाद हमने देखा है कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है गंगानगर का भी रेगिस्तान का टीला हुआ करता था, अलका जी जानती है, आज वो देश का सबसे बड़ा उपजाऊ प्रदेश बन गया है। बुंदेलखंड में 9.1 लाख हेक्टेयर जमीन की न केवल सिंचाई होना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल उपलब्ध होना और 103 मेगावाट की बिजली का उत्पादन, एक बड़ी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने का काम ये इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। विकास का जो एक तीसरा मानक है वो एजुकेशन है, और बिना शिक्षा के कोई भी देश और कोई भी समाज संपन्न नहीं हो सकता है। और इसलिए अब सरकार के द्वारा, क्योंकि अब तो एक ऐसा समय आ गया कि हमारे भी बच्चों से लेकर के सब लोग डिजिटल शिक्षा में हो गए, लेकिन डिजिटल शिक्षा की कई उपलब्धताओं को देखते हुए सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल लगभग 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा, ताकि छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े घर के बच्चे तक अगर 1 क्लास 1 टीवी चैनल आएगा तो जिसको इंक्लूसिव विकास कहते हैं, जिसकी ताकत होगी उसको पूरी जानकारी मिलेगी और आगे बढ़ने के सबसे बड़े अवसर प्राप्त होंगे। अब जो डिजिटल शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें आज के समय में आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के समय तो मैं हमारे टीचर्स को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हिसाब से डिजिटली कोर्स पैदा करे और उन्होंने अपने हिसाब से नए नए इनोवेशन करके डिजिटली शिक्षा करी। लेकिन आज के समय में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि आज हमें इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि डिजिटल में भी क्वालिटी एजुकेशन जानी चाहिए। समझाने का तरीका, बात करने का तरीका, विषय को प्रेजेंट करने का तरीका, क्योंकि एक तरफा ना हो, और इसके लिए सरकार ने अच्छी विषय वस्तु को उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। न केवल योजना बनाई है, देश के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात भी सरकार के द्वारा की गई, और इसलिए नेशनल डिजिटल विषय को केवल शिक्षा तक न रखते हुए डिजिटली स्वास्थ्य को भी महत्व देते हुए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया है। और उसके साथ साथ 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने का काम इस बजट में किया गया है। जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ हम कहते हैं कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी का अर्थ है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक बात में सफल हुए हैं कि हमने 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का चूल्हा उपलब्ध कराया है। दिल्ली में रह करके हमें ध्यान में नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी बहनें दूर दराज के गाँव में अपने छोटे से किचन के अंदर पूरा दिन धुआं में बैठी रहती थी, उनके जीवन में एक नया हम परिवर्तन लेकर के आए। लेकिन अब ये स्वास्थ्य, ये शिक्षा, ये सब पहुंचाने के बाद एक और बहुत बड़ी आवश्यकता है, घर घर नल और घर घर जल। और इस योजना में अभी एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार में की गई है, और 2022-23 में हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट में लक्ष्य तय किया है कि अब इसमें देश के लगभग 3 करोड़ 80 लाख परिवारों को 1 वर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाए। और जब मैं कहता हूँ 1 वर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, कई बार जब मेरी बातचीत होती है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हाँ, ये वो सरकार है जो टारगेटेड डिलीवरी में भी विश्वास रखती है और लास्ट माइल डिलीवरी में भी रखती है। आप एक तरीके से देखिए, जब हमने जनधन अकाउंट खोलने की बात करी तो हमने 1 साल में 25 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले। जब हमने उज्ज्वला की बात करी, हमने 4 साल के टाइम के अंदर 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला। जब हमने हर गांव को बिजली देने की बात करी, 3 साल के ही समय में हर गांव तक बिजली पहुंची। इतना ही नहीं, जब हमने वैक्सीनेशन लगाने की बात करी तो 6 महीने में ही 125 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीनेशन बना के लगाया। मैं तो आपको एक कहना चाहता हूँ कि देश में डिजिटल कितनी बड़ी क्रांति करता है, उसका मेरा अपना अनुभव। जब मैं सितंबर में अपने विभाग के अधिकारियों को कहता था कि आप लोग डिजिटली सारे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो कई बार ऐसा लगता था कि हम कर पाएंगे, क्या हम 10 करोड़ भी कर पाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और इस देश की डिजिटल लिटरेसी है
कि हमने 4 महीने में 25 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके 2 लाख रुपए का उनको एक इंश्योरेंस देने का भी काम किया है। इसको जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसको बजट में लाया गया है और आज सरकार इस बात में विश्वास करती है कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर जाना पड़ेगा। हम जो बहुत सारे कई बार जो बहुत सारे फॉर्म भरने और बहुत सारे फॉर्मों की प्रक्रिया को करना, उसमें अगर हम समाधान लाएंगे तो सरकार के द्वारा ज़्यादा हम प्रोडक्शन को कर सकेंगे। क्योंकि कई बार तो इस देश में कहा जाता था कि किसी भी यूनिट को लगाने में मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करने से ज़्यादा अपना लाइसेंस लेना होता होगा। इसलिए सरकार के द्वारा इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत IT के माध्यम से एक विश्वास आधारित शासन की संकल्पना को किया गया है। और आज हमारे देश में जितना एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसको लेकर एक परिवेश पोर्टल है जिसको सरकार के द्वारा और कैपेसिटी को बिल्डिंग करने का काम किया ही जा रहा है और जिसको एक इंसेंटिव स्कीम सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसमें प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है। जितना प्रोडक्शन है सरकार के द्वारा इंसेंटिव किया ही जा रहा है। और सबसे बड़ा न्यायालयों में जो झगड़े का कारण है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड है। रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो डिजिटलाइजेशन है उसकी एक बड़ी योजना सरकार के द्वारा इस बजट के अंतर्गत की गई है। और इसलिए निजी निवेश की मांग को रखने के लिए अनेक राज्यों की सरकारों को ये लगता था कि हमारी राज्य सरकारों को अगर और धनराशि उपलब्ध हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और सरकार के द्वारा ये काम किया गया। बजट में भी 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन, राज्यों में किसी प्रकार से संसाधन और विकास की कमी नहीं आए, इसको रखने का काम माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा किया है। आने वाला समय जब हम क्लाइमेट एक्शन का विषय कह रहे हैं और COP26 जब ग्लासगो में हुआ था, दुनिया के 190 से ज्यादा देशों ने वहाँ प्रतिनिधित्व किया था। पूरी दुनिया इस संकट को ये मानती है कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से वर्तमान में अगर कार्बन का उत्सर्जन होता रहा तो उसका परिणाम ये होगा कि दुनिया धरती का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज्यादा भी अगर बढ़ गया, पहले तो 1.5 डिग्री का लक्ष्य रखा गया है, अगर उससे आगे बढ़ता है तो हमें अनेक प्रकार के नए जिसके मौसम के चक्रीय परिवर्तन है उनको हमको झेलना पड़ेगा और उससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। उसके संकट में हम सब लोग उस संकट में आएंगे। जब महामारी आई तो सब लोग आए, जब तूफान आता है तो सबसे आता है, जब बाढ़ आती है तो सबसे आती है, जब बादल फटते हैं तो सबसे फटते हैं। क्योंकि प्रकृति के साथ जीने का हमारे मन में एक विश्वास होना चाहिए। और इसलिए ये इतना प्रोग्रेसिव बजट है कि इसमें एक ग्रीन बॉन्ड और ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के एक बॉन्ड की स्थापना की गई है जो विशेष रूप से देश में नई ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, नया ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। और इसलिए इस सरकार के इस बजट को मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं बजट की बहुत सारी विषयों को आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूंगा तो मुझे लगता है कि मेरा दिया हुआ समय भी लगभग कम पड़ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के इस बजट के द्वारा कई बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। नौकरियों के नए अवसर खड़े करना, नौकरियों के नए अवसरों में युवाओं को प्रोत्साहित करना। और इसलिए इस बजट में भी हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक तय किया गया है कि देश में 60 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मित्रों, कोई भी सरकार का जो बजट है वो उसका एक आर्थिक पॉलिसी का अपने आप में एक दर्शन होता है और उसके साथ ही साथ जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार की नीतियों को भी बताता है। ये सरकार बहुत खुले और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी नीतियों को और योजनाओं को सबके बीच में लेकर के जा रही है। आप यहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, आज हमारी पार्टी के प्रबुद्ध लोग आए। अभी हर्ष जी कह रहे थे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये नारे की आवाज धीमी हो सकती है पर इनके लोग लिखने, बोलने और प्रभावित करने की ताकत नारे से भी 1000 गुना ज्यादा है। और मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आज वसंत पंचमी के इस शुभ अवसर पर आप यहाँ बैठे हैं। मैं इतना तो चाहूँगा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिले। आपका काम तो उसी पे डिपेंड है, जिसमें आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा आपकी इंटेलेक्चुअल जो प्रतिभा है वो उतनी ही निखरेगी। लेकिन वो आशीर्वाद केवल अपने पास मत रख लेना,
उससे बजट को पढ़ना और सब लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के संदेश को पहुंचाना, यही मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र जी। मेरे को आदरणीय भूपेंद्र जी का परिचय कराने का अवसर नहीं मिला, औपचारिक परिचय कराना चाहता था। वैसे भूपेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर उसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद, पार्टी में राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री और आज केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में हम सब के समक्ष हैं। इसके अलावा आपका सबसे बड़ी परिचय ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के वह सरल कार्यकर्ता हैं जैसे आप और हम हैं। मैंने आदरणीय भूपेंद्र जी को कहा, भाई साहब किसी कार्यकर्ता को लगाऊं आपके पास आ जाए। कह रहे भैया अगर मुझे भी पार्टी कार्यालय में आने के लिए किसी कार्यकर्ता को भेजना पड़ेगा तो मैं कार्यकर्ता कैसा हूँ। मैं इस बात से बहुत अभिभूत हूँ कि आदरणीय भूपेंद्र जी ने आज पार्टी कार्यालय में पधार कर हमारे इंटेलेक्चुअल सेल के साथी यहाँ हैं, वकील विधि प्रकोष्ठ के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे ट्रेड इंडस्ट्री सेल के लोग भी हैं, व्यवसायिक सेल के लोग भी हैं और सीए सेल के लोग भी हैं यहाँ पर। हमने प्रबुद्ध नागरिकों को यहाँ निमंत्रण दिया था। मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप बहुत शॉर्ट इन्विटेशन पर आज यहाँ पर पधारे हैं और ये अपेक्षा भी करता हूँ कि जो हमें जिलों में छोटे छोटे सेमिनार कराने हैं उनमें आप वक्ता के रूप में भी जा पाएंगे। उसके बारे में डिटेल बात मैं करूँगा और मैं अब इस कार्यक्रम को समाप्ति की भी घोषणा करता हूं और धन्यवाद करता हूं आदरणीय भूपेंद्र जी का भी, आदरणीय हमारे प्रभारी जय पांडा जी का भी, डॉक्टर अलका गुर्जर जी का और रामवीर सिंह बिदुड़ी जी और अध्यक्ष जी का कि उन्होंने अपना पूरा समय दिया है। हम राष्ट्रगान के साथ समाप्त करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर। देखिए भूपेंद्र जी ने याद दिलाया है कि जो साथी यहाँ पधारे हैं उनका भी धन्यवाद करना है, तो मैं वाकई आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सामूहिक राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े होंगे। जय